जल्दी से मेरी बात सुनिएगा। आपने मुझे कल जो कुछ भेजा था वो मैं आज आपको करवाने के लिए आया हूँ। जो चीज़ें, जो क्वेश्चन रह गए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें निकाल के भेज दी, तो मैं जितनी तैयार कर सका 2 घंटे के लिहाज से उतना मैं तैयार करके लाया हूँ। आइए बात शुरू करते हैं। मेरा बेटा, बात ये है, गुलशन कॉलेज के पेपर में से किसी बच्चे ने निकाला है डिफाइन द फॉलोइंग। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप लिखते हैं तो लिख पाते ही नहीं हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको देने के लिए करवा रहा हूँ, तो आप लिखना चाहें तो सुकून से घर पर भी लिख सकते हैं जब सब कुछ रिकॉर्डेड आपके पास मौजूद है। ठीक है, चलें बात शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है और डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहली बात जो आपसे पूछ रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक, कल ही तो बात करी है, याद रखना, डिफाइन करने को कह रहे हैं। ओके, तो आपने डिफाइन करना है कैसे। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स इट, डिफाइन हो गया। आपसे कह रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ स्टील, डिफाइन कह रहे हैं, हालांकि स्टील तो पूरा टॉपिक है, शॉर्ट का है, मगर डिफाइन कह रहे हैं। तो स्टील का मतलब है स्टेनलेस स्टील, स्टील का मतलब है स्टेनलेस स्टील, जैसे मैं भी और आप भी स्टील कहते हैं। अलॉय है, अलॉय मुख्तलिफ मेटल को मिलाकर अलॉय बनता है ना, तो स्टील भी एक अलॉय है, ठीक है, जिसमें बेसर मेटल होती है आयरन। मतलब असली जो मेटल है वो आयरन है। इसके अलावा क्रोमियम भी डालते हैं, इसके अलावा उसमें निकल भी मिलाते हैं, राइट, कार्बन भी ऐड करते हैं, लेकिन असल जो मेटल है वो है आयरन। तो स्टील इज वाइडली यूज्ड अलॉय comprised primarily of iron combined with some other element. That's it. कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, तो डेफिनेशन मांग रहे हैं, तो ऐसे करके डेफिनेशन ज़रूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ूं, अगली बात करूं, और अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो बेटा इसी कॉलेज का पेपर है, इसी कॉलेज का पेपर है, और सवाल ये है, आपसे कह रहे हैं, अच्छा रीज़न तो वैसे 4 आते हैं, मुझे नहीं पता इस बच्चे ने 2 क्यों पूछे, हो सकता है 2 आते हों, ठीक है, तो जो आते हैं वो आते होंगे, आपको जो नहीं आते वो मैं समझा देता हूँ। आपसे कह रहे हैं क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है किसको, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी, लेकिन फ्रॉम देयर सॉल्ट, बट फ्लोरीन कैन नॉट, ये काम फ्लोरीन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको मैंने ये बात समझाई थी कि ये मेरा बेटा फ्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन, अच्छा ये चारों के चारों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, शाबाश, जो रिड्यूस कर दे किसको, दूसरों को, जो रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो जिसको दिया उसकी रिडक्शन हो गई और ख़ुद अपनी ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बात, दूसरी बात मेरा बेटा, ये जो फ्लोराइड होता है ना,
इसमें ऑर्बिट होते हैं 2, क्लोराइड में ऑर्बिट 3, ब्रोमाइड में ऑर्बिट 4, आयोडाइड में ऑर्बिट 5। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ज़्यादा आयोडाइड में होगी, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत उससे कम क्लोराइड में होगी, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत उससे कम ब्रोमाइड में होगी, और सबसे कम फ्लोराइड में होगी। ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, सबसे ही कम। तो आपसे ये कह रहे हैं कि क्लोरीन, इसमें गलती हो गई। गलती क्या हो गई जी? गलती से मैंने Cl लिख दिया, असल जो तरतीब है वो ये। आपसे कह रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है ना, ये डिस्प्लेस कर सकता है इसको भी और इसको भी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास सोडियम ब्रोमाइड हो या मेरे पास सोडियम आयोडाइड हो, और अगर मैं रिएक्शन क्लोरीन से करूं तो क्लोरीन ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन अलग, और इधर सोडियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन अलग। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। मतलब ये काम क्लोरीन कर सकता है, फ्लोरीन नहीं। फ्लोरीन में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ही कम है, इसलिए ये काम फ्लोरीन नहीं कर सकता। तो आपने मुख्तसर तरीन वर्डिंग में इसका जवाब देना है, हेडिंग बनाकर। रीज़न का जवाब हेडिंग बना के देते हैं, ठीक है? चोट खाए हुए लोग हैं, आपको तो पता होगा ये। मेरा बेटा जवाब ऐसे देंगे, हैलाइड आइन कैन सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं इन केमिकल रिएक्शन, ओके, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रीडीली डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा याद रखना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात नहीं हो रही, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की बात हो रही है। अच्छा, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीडाइजिंग स्पेशी देयर बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और अपनी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन देकर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इन्फर दैट क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन। क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन को एंड आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट। ठीक है बेटा, आपने इतना सा जवाब देकर अगले पॉइंट का जवाब देना है। H2SO4 हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। एक बात बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी 2 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ ये इसका ज़्यादा क्यों है, तो एक ही जवाब है, कंपाउंड कोई सा भी हो, आपसे पूछें इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, इसकी विस्कोसिटी हाई क्यों है, तो आप कहिएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी विस्कोसिटी भी हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी of sulfuric acid are due to presence of hydrogen bonding which link molecule in larger aggregate। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, हजारों मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन कर देती है। मतलब अंदर तो फोर्स है ही, जिसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स,
इंटरमॉलिक्यूलर भी आ गई तो डबल डबल फोर्सेस की वजह से विस्कोसिटी हाई हो जाती है। और इसको दिखाने का तरीका, इसको दिखाने के लिए आपको ये सब कुछ बनाकर दिखाने की नीड नहीं है। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे ये वाला सवाल पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बनाना है। मुझे नहीं पता, इतने चुनने मुन्ने सवाल थोड़ी आते हैं, कम से कम 4-5 पूछते हैं। तो हो सकता है कि जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा है उसको बाकी आते हो, ये ना आ रहे हो। तो जाहिर है जो चीज़ नहीं आती वही तो पूछते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये किसने पूछा है, कहाँ से आया। चुन्ना सा छोटा सा जवाब मैं आपको इसका दिए देता हूँ। बच्चों, आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाइए। किसका? फिनाइल क्लोराइड का। तो आप फिनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर 2 तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, टर्शरी फिनाइल क्लोराइड। मेरा बेटा, एक कार्बन लिया, एक कार्बन के साथ एक फिनाइल, ये दूसरा फिनाइल और ये तीसरा फिनाइल। ओके, और ये बन गया टर्शरी फिनाइल क्लोराइड। या तो ऐसे बना दें, या फिर एक तरीका और भी है, और वो ये है, कार्बन, एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल और ये तीसरा फिनाइल और ये क्लोराइड। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपसे अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप इनमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर बना दें। आगे लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ओके मेरा बेटा, ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको कहते हैं मेरा बेटा, इसका यूपीएससी नेम बताइए। मेटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक की बच्ची बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और इंग्लिश में कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ओके, कहीं पर मिल जाए तो संभाल के रख लेना, खरीद लेना। ओके, और बहुत काम की चीज़ है ये, हमारे घर में बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है। ये बात यहाँ पर दी एंड हो गई। अब मेरी बात सुने ज़रा, और से सुनिएगा। आपसे कह रहे हैं हाउ बेंजीन प्रीपेयर्ड। बेंजीन को कैसे प्रीपेयर करते हैं? फ्रॉम कोलतार। जी बेटा, बेंजीन को कैसे प्रीपेयर करते हैं? फ्रॉम कोलतार। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन सोडियम बेंजोएट। मुझे लगता है ये जिस बच्चे ने भी भेजा है उसने 10 ईयर खोल के बैठा है। वो बच्चा 10 ईयर खोल के बैठा है। अच्छा, ये 10 ईयर का क्वेश्चन होगा, और 10 ईयर का भी 2024 से पहले का, यानी 23 का होगा, 22 का होगा, 21 का होगा। ठीक है, ये तीनों मेथड बेंजीन बनाने के अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलें बता दूं आपको, कहीं आप भी परेशान ना हो। आगे चलते हैं। आप से कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विद फेरस सल्फेट। मेरी बात सुनना बच्चों, मैं फिर कह दूं, रिएक्शन एक नहीं आता। ये जिस बच्चे ने भी पूछा है, हो सकता है उसको बाकी आते हो, सिर्फ एक ना आता हो तो एक मुझसे पूछ लिया। आपसे कह रहे हैं डाइक्रोमेट का रिएक्शन, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता हो कि Cr2O7-2, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन।
डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन करना है फेरस सल्फेट के साथ। मेरा बेटा ये रहा फेरस सल्फेट, डाइक्रोमेट का फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकता है, एसिडिक मीडियम में हो सकता है। अब जरा मेरी बात सुनना बच्चों, जब दोनों का रिएक्शन होगा तो पता है सबसे पहले बनेगा Cr2SO4 टेकिंग थ्राइस, इसको कहते हैं क्रोमियम सल्फेट। और मेरा बेटा बच्चों इसको कहते हैं Fe2SO4 टेकिंग थ्राइस डॉट प्लस H2। मतलब डाइक्रोमेट का फेरस सल्फेट से रिएक्शन हुआ तो क्रोमियम सल्फेट बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया और वाटर। सवाल ये पैदा होता है ये वाला रिएक्शन हमारी बुक में इस तरह नहीं है मौजूद, ऐसे नहीं है। और पेपर में रिएक्शन वो आते हैं जो बुक में होते हैं और जिस तरह बुक में होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बुक में ये कैसे, आपकी बुक में ये वाला रिएक्शन ऐसे। डाइक्रोमेट टॉपिक का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का डाइक्रोमेट निकाल लीजिएगा। डाइक्रोमेट का फेरस, आयरन +2 को फेरस कहते हैं, आयरन +2 को फेरस कहते हैं। फेरस के साथ रिएक्शन हुआ तो क्रोमियम सल्फेट बन गया ग्रीन कलर का, फेरिक सल्फेट बना और वाटर। बुक में हमारे ये रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है और आप अगर चाहते हैं जैसे पूछा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखें, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे लिख दें, क्या हुआ। ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इस सवाल में इसके आगे पीछे कौन कौन से रिएक्शन थे। आपने मुझे एक दिया है तो मैंने आपको एक ये वाला समझा दिया। बुक में इस तरह है और जिस तरह पूछा है उसका जवाब भी दें तो ऐसे दे सकते। ये बात ओके कर रहे हैं आप? आगे बढ़ जाऊं, अगली बात सुनिए। अगला क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी पूछा है वो दिल्ली कॉलेज का पेपर है और दिल्ली कॉलेज के पेपर में पूछ रहे हैं हाउ कॉस्टिक सोडा रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड जिंक हाइड्रोक्साइड। ये तो आसान बात है। इसके बाद पूछ रहे हैं, ये अच्छा सवाल है, डज एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिटेन, रिटेन मतलब बरकरार रहना, बाकी रहने को कहते हैं रिटेन, आफ्टर एडिशन रिएक्शन। क्या एडिशन रिएक्शन होने के बाद बेंजीन की एरोमेटिसिटी बरकरार रहती है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले जो पूछ रहे हैं उसका जवाब पहले दिए देता हूँ, है ना बेटा। आपसे जो जो बातें पूछ रहे हैं उनमें से पहली बात तो ये, रिएक्शन करना है कॉस्टिक सोडा का अमोनियम क्लोराइड के साथ। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए बच्चों। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कॉस्टिक सोडा के साथ करें, ये रहा कॉस्टिक सोडा, ओके, अमोनियम क्लोराइड। पता है क्या, हीट करना पड़ेगा, हीट करने से फौरन बनेगा सोडियम क्लोराइड और बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बात। दूसरी बात, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जैसे ही बनेगा ये डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी और वाटर, राइट। अच्छा, आप अगर चाहें तो चेक कर लें, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। तो कॉस्टिक सोडा का जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अगली जो बात आपसे पूछ रहे हैं वो ये है, जरा जल्दी से बताना क्या? रिएक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा विद जिंक हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ। मेरा बेटा ये देखो, ये रहा जिंक हाइड्रोक्साइड और ये रहा कॉस्टिक सोडा, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा Na2ZnOH टेकिंग ट्वाइस, और यहां अगर आप 2 लगा दें तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाम बता दीजिए इसका। चलो माफ किया, सोडियम डाई हाइड्रोक्सी जिंकेट 2 ओके। अच्छा, तो कॉस्टिक सोडा का जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ ये वाला रिएक्शन होगा। 2 बातें हो गई, और तीसरी बात ये है बच्चों, तीसरी बात ये है, आपसे कह रहे हैं डज एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिटेन आफ्टर एडिशन रिएक्शन। अब ज़रा जल्दी से मेरी बात सुनें। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, दोबारा बता रहा हूँ। बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता। नंबर 1, इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये बात बार बार हुई है। फिर मैंने कहा था बट अंडर स्पेशल कंडीशन, जब हम स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? बेंजीन ऑल्सो अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन कर लेता है, बट आगे बोलो, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग इज लॉस्ट, एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, एंड बेंजीन इज रिड्यूस टू सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। पता ये चला कि एरोमेटिक कैरेक्टर आफ्टर एडिशन रिएक्शन बरकरार नहीं रहता। अब बताइए बेटा, इस बात का जवाब कैसे देना है? नंबर 1, बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट ऑल्सो अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। नंबर 1। नंबर 2, aromatic character of the ring is lost and benzene is reduced to saturated molecule. This means that aromaticity of benzene does not retain after addition reaction. कितनी मुनासिब बात है, पहले ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा, तो आपने इस बात का जवाब, जब आपने बेंजीन पढ़ रहे थे तो मैंने ये वाले जुमले आपको पैराग्राफ की शक्ल में लिखवाए थे, और अब मैंने इन्हीं को और आसान करके पॉइंट की शक्ल बना दिया। ऐसे करके आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। लिखना चाहें तो घर बैठ के लिख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद का क्वेश्चन ये है, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आप में से जिस लड़की ने ये सवाल नहीं भेजा था, कुछ और भेजा था, मगर अधूरा भेजा था। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। आपने जो सवाल मुझे भेजा था, आपने चले मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो भेजा था। पहले मैंने सोचा अच्छा करके मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग।
मतलब मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, कुछ बकवास करने मत बैठ जाना, सिर्फ मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, और वो भी आउटलाइन। आउटलाइन मतलब बाहर बाहर से, अंदर मत घुस जाना, बिल्कुल टू द पॉइंट, शॉर्ट करके आपने जवाब देना है। सवाल ये पैदा होता है किस बात का जवाब देना है। सुने, सबसे पहली बात जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये है, आपसे कह रहे हैं SN2 रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड NaOH, SN1 रिएक्शन बिटवीन 2-chloro-2-methyl propane एंड NaCN। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले पेपरों का है। पहले मैं ये करवा दूं, अभी कॉलेज के पेपर में इसको चेंज करके दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। सबसे पहला काम आउटलाइन देनी है इसकी, SN2 रिएक्शन देना है बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड NaOH। ओके, इन्होंने ये गलत किया, SN2 लिख दिया। इन्हें कहना चाहिए था आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, और कहना चाहिए था रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड NaOH। फिर हम परेशान होते, फिर हम सोचते पता नहीं SN2 होगा, पता नहीं E2 होगा, लेकिन इन्होंने बताकर आधा मज़ा तो वैसे ही ख़त्म कर दिया। मतलब इसका मतलब है सीधा सीधा SN2 वाला मैकेनिज्म बना के दिखाना है, लिखना कुछ नहीं है। बताओ बेटा, SN2 मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमोमीथेन, SN2 मैकेनिज्म देना है। बताओ SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट फ्रॉम विच हैलाइड इज लीविंग। ये वाला जुमला याद आया? ये देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पर, और जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा? फौरन ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। मतलब कार्बन पर अटैक कर रहा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड अभी बना नहीं है, बन रहा है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की अभी क्लेवेज हुई नहीं है, हो रही है, जब भी तो कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट जैसी ख़त्म हुई, सब्स्टिट्यूशन फाइनल हो गई और बन गया मीथेनॉल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई। और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि डबल एरो देखकर ये मत सोचना कि 2 स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप है। ये स्टेप थोड़ी है, ये तो स्टेट है। अगर स्टेप होता तो लिखा हुआ होता ट्रांजिशन स्टेप, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन का ये रहा सेलो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो समझ गए होंगे कि ये SN2 क्यों है, क्योंकि इसका रेट निकालोगे तो बाई मॉलिक्यूलर होगा, यानी 2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो आधा सवाल का जवाब तो पूरा हो गया। यही पूछ रहे हैं आपसे, आउटलाइन मांग रहे हैं, तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म करके दिखा दिया। अब क्या करोगे? अब हेडिंग बनाएंगे SN1 रिएक्शन बिटवीन 2-chloro-2-methyl propane एंड NaCN। और ऐसा नहीं हो सकता आपको ये बात याद ना हो कि SN1 रिएक्शन अकर करता है इन 2 स्टेप। तो ये तो बताना पड़ेगा ना, बस। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना, इसके अलावा तो करके दिखाना है मैकेनिज्म। तो हमने पहले बताया कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। बताओ बेटा, कार्बोकैटाइन कैसे बनेगा? ये जो 2-chloro-2-methyl प्रोपेन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ये क्या करेंगे? इसको आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज करने के लिए इसको डाल देंगे किसमें?
पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे जब, मगर आपको बताया था कि जो तरीक़ा है उस तरीक़े से करेंगे। पोलर सॉल्वेंट लेंगे और पहले डालेंगे उसमें NaCN, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद होना ज़रूरी है। तो आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, उसमें डाल दिया NaCN। NaCN पोलर सॉल्वेंट में जाकर क्या होगा? आयोनाइज होगा। सोडियम पॉजिटिव अलग, CN नेगेटिव अलग। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब हमने पोलर सॉल्वेंट में टर्शरी अल्काइल हैलाइड को डाल दिया। बताओ क्या होगा? इट आयोनाइजेज slowly and reversibly to give कार्बोकैटाइन एंड हैलाइड आइन। हैलाइड आइन कौन होगा? क्लोराइड। सोडियम पहले से मौजूद है तो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड, आधा काम हो गया, कार्बोकैटाइन बन गया। अब क्या होगा? इस कार्बोकैटाइन से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकता था। अब तो वो चला ही गया, रोकने वाला तो रहा ही नहीं। अब क्या होगा? इस कार्बोकैटाइन के साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो पहले से मौजूद है CN, क्या होगा? कार्बोकैटाइन का न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा 2 सियानो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 सियानो 2 मिथाइल प्रोपेन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुकम्मल। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा आपने एरो के ऊपर लिखना होगा दिस इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका वो सवाल, आपका वो क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था मुकम्मल हुआ? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आपसे कह रहे हैं आउटलाइन, आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपने वर्डिंग लिखना शुरू हो गए तो फिर तो ये डेफिनेटली लॉन्ग का हो जाएगा। और शॉर्ट में पूछ रहे हैं तो जब ही तो आउटलाइन पूछ रहे हैं तो आपने आधा जवाब ऐसे देना है, जो पूछ रहे हैं जवाब वैसे देना है, और वो भी एक लाइन मजबूरी में लिखी है, वरना मैं वो भी ना लिखता। आपने जवाब ऐसे करके फाइनल कर दिया। सही है? अच्छा, अब आप में से जिस लड़के ने जो सवाल मुझे लिखकर भेजा है मैं वो दिखाता हूँ। अधूरे सवाल मत लिखा करो, पूरी बात लिख के भेजा करो। ये रहा, डेफिनेटली इस सवाल के ऊपर वही लिखा हुआ होगा, क्या? आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। और क्या बोल रहे हैं? SN2 रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड NaCN। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, ठीक है, और NaCN से रिएक्शन करना है, वो भी SN2। और SN1 रिएक्शन बिटवीन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड NaOH। पेपर में बेटा 1 डिग्री 3 डिग्री इस तरह लिखा हुआ नहीं आता, डिग्री बनी भी आती है। तो जिसने ये भेजा मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लगा दिया। ओके, अच्छा, अब आपने अच्छा बिल्कुल वही सवाल है, मगर रट्टू बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। आप बताओ क्या करोगे? वही वाली हेडिंग नंबर 1, SN2 रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड NaCN। तो आप अपनी मर्जी से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो और NaCN के साथ रिएक्शन कर दें SN2। गुड्डे, ये रहा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। भाई, जिसमें न्यूक्लियोफाइल होता है उसको पहले डालते हैं ना, राइट? और ये रहा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम थोड़ी बता रहे हैं। हमसे तो 1 डिग्री कह रहे हैं तो हमने भी लिख दिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बताओ बेटा, जो अभी हुआ था वही होगा क्या?
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट फ्रॉम विच हैलाइड इज लीविंग। ये देखो, आपने भी एरो ऐसे ही बना के दिखाना है। बताओ क्या होगा? फौरन आ जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। मतलब बॉन्ड अभी बन रहा है, बना नहीं है, बॉन्ड अभी ब्रेक हो रहा है, हुआ नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। सही है। अब क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बॉन्ड पक्का हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्लेवेज हो जाएगा, और ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और ये बन गया सियानो अल्केन। मुझे नहीं पता कौन सा अल्केन है, आपको भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता कौन सा अल्केन है, मगर ये सियानो अल्केन है। ओके बेटा, आपसे मैकेनिज्म मांग रहे थे, मैकेनिज्म दे दिया। ये नया सिस्टम है, इससे पहले इस तरह कभी नहीं पूछा था। और इसके बाद नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 SN1 रिएक्शन बिटवीन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड NaOH। फिर वही वाली बात बतानी पड़ेगी कि इन दोनों के दरमियान रिएक्शन अकर करेगा इन 2 स्टेप, ये तो बताना पड़ेगा। उसके बाद पहला स्टेप वही वाला, बताओ क्या करोगे? पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट, और उसमें डालेंगे NaOH, और फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये रहा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया। NaOH याद रखना पहले से मौजूद है। बताओ बेटा क्या होगा? इट आयोनाइजेज स्लोली एंड रिवर्सिबली टू गिव positively charged ion called carbocation and halide ion, कार्बोकैटाइन एंड हैलाइड आयन। मगर वो जो हैलाइड आयन होगा वो क्या करेगा? सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बनकर निकलेगा। पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद, अब मेरा बेटा ये जो कार्बोकैटाइन है इस पर अटैक करेगा, इससे ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ। और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH होगा। ये देखो, कार्बोकैटाइन पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने और बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, SN1 हो गया। समझ गए होंगे आप। सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से उठाकर स्लो स्टेप लिख दें, ताकि बात अगर किसी को पता होगी तो वो समझ जाएगा कि बात कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये नया क्वेश्चन है, इस स्टाइल में कभी नहीं पूछा, ये नया स्टाइल है। और वो जो पहले कराया था वो पुराने पेपरों में हमेशा वैसे आता था, अब ये नए स्टाइल से पूछा है, इसकी तैयारी ज़रूर करना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है ये स्टार वाला बच्चा एक ही है, कोई हर सवाल को स्टार बना के भेजता ही है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं राइट डाउन सिंपल केमिकल टेस्ट विच डिटेक्ट अल्कोहल फ्रॉम फिनोल। अल्कोहल और फिनोल को डिटेक्ट कर ले, ऐसा केमिकल टेस्ट देना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से मैंने आपको 18, 19, 20 के करीब सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट भेजे हैं, और उनमें इक्का दुक्का नहीं है, जैसे ये नहीं है। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, जब भी तो करवा रहा हूँ, तो बाकी आपका काम है। अब आप मुझे बताओ, अल्कोहल और फिनोल 2 हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनोल है। ओके, बताओ क्या करना है आपको? करेंगे ये कि फिनोल का रिएक्शन, अच्छा पता नहीं है फिनोल कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है, दोनों में उठाकर डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन लिक्विड, राइट? ब्रोमीन वाटर डाल दिया, मतलब ये हुआ कि ब्रोमिनेशन कर रहे हैं,
और अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो लुइस एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, जिसमें फिनोल होगा, पता नहीं है, जिसमें फिनोल होगा, जब ब्रोमिनेशन होगी तो ब्रोमिनेशन 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 3 बार। क्यों? फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, ऑर्थोब्रोमोफिनोल बनेगा, पैराब्रोमोफिनोल बनेगा, एक स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में ऑर्थो पर बी आर आ चुका, अब पैरा पर आएगा, और जिसमें पैरा पर आ गया अब उसमें ऑर्थो पर आएगा, तो ऑर्थोपैरा डाईब्रोमोफिनोल, फिर अगेन ऑर्थोपैरा ट्राईब्रोमोफिनोल, रिएक्शन हो गया। पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया? ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, पता चल गया कि ये फिनोल है। अब आपने उठा के अल्कोहल में डाला, पता है क्या होगा? अल्कोहल का OH Br से रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Br वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं करता। तो आपने इस बात का जवाब ऐसे तमीज़ से हेडिंग बनाकर देना है, और मैंने जो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट भेजे हुए हैं उसमें 14वें नंबर पर आपके पास ये लिखा हुआ मौजूद है, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो क्या जवाब दिया आपने? फिनोल की ब्रोमिनेशन करी, ऑर्थोपैरा ट्राईब्रोमोफिनोल बन गया। ये बात ओके हो गई? अब आप बोलेंगे क्या? ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बट alcohol does not react with bromine water, so this is a simple chemical test used to distinguish alcohol and phenol। तो अल्कोहल और फिनोल का डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा था किसी बच्चे ने, जवाब ये रहा, और जिसने पूछा था वो तो खैर समझ ही गया होगा कि ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरा कहना मान लेना, वो जो मैंने आपको 18, 19, 20 के करीब डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए हुए उन्हें बेटा मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये स्टार बता रहा है कि ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक ही बच्चे का है। चलें जल्दी से मुझे बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट इक्वेशन, आपसे कह रहे हैं राइट इक्वेशन, बच्चों आपसे कह रहे हैं राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने इक्वेशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू PCC विद PCC, ये पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड। नंबर 3, डाउ प्रोसेस। नंबर 4, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको इसका कंप्लीट जवाब देता हूँ, सुने, इसका कंप्लीट जवाब देता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल विद PCC। अब मेरी बात सुनना, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, ओके। सेकेंडरी की भी हाथ के हाथ समझा देता हूँ, और टर्शरी की तो होती नहीं है, इसकी वजह भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने हेडिंग बनाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इतने बड़े नाम को बुक पेपर बनाने वाले ने लिख दिया PCC। अच्छा, बुक में भी लिखा हुआ है बच्चों, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सर्च करोगे, मैं पहले से बता देता हूँ, ऐसा होता है, इसको कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करनी है किसकी?
1 डिग्री अल्कोहल की, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप इसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करोगे तो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। बताओ गुड्डे क्या होगा? ये देखो, ऑक्सीजन जब इसमें से निकलेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल गए और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की और एक कार्बन की फ्री हो गई। समझ गए होंगे क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और हम कहेंगे अल्डिहाइड बन गया। बच्चों हम कहेंगे मीथेनल बन गया। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं विद पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो बनता ही अल्डिहाइड है। लेकिन अगर इसकी जगह आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लोगे और ऑक्सीडेशन करेंगे विद पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तब भी वही होगा। मेरा बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई और बन गया डबल बॉन्ड यानी अल्डिहाइड। तो पता ये चला कि ये अल्कोहल भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। सेकेंडरी तो अब ला रहा हूँ, सेकेंडरी कार्बन पर OH होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना यार। ये भी प्राइमरी कार्बन पर है, ये भी प्राइमरी कार्बन पर है। हाँ, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन पर OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ बेटा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की मौजूदगी में जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर, कार्बन की और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, कीटोन बन गया। इसका मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन करेंगे विद PCC तो बनता है अल्डिहाइड, और 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल में ये वाला हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती। तो हालांकि इन्होंने इतनी लंबी डिटेल नहीं पूछी, लेकिन मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है पेपर में 1 डिग्री पूछा पेपर में और एनुअल एग्जाम में 2 डिग्री दे दें, इसलिए मैंने आपको ये दोनों बातें कर ली, बल्कि तीसरी बात भी कर ली। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑन इट हाइड्रोक्सिल बेयरिंग कार्बन। टर्शरी में 3 डिग्री में ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता। तो हालांकि जो सवाल है उसकी डिमांड ये नहीं है, मैंने सोचा कि ये वाली इक्वेशन भी लिख देता तो बात पूरी हो जाती, खाली ये भी लिख देता बात तब भी हो जाती, और 2 डिग्री पूछते तो फिर ये लिखना पड़ता। मैंने सोचा इस बहाने आपको समझा देता हूँ। चले, एक बात तो हो गई। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड। तो मेरा बेटा अच्छा, दूसरा रिएक्शन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मैंने चारों की हेडिंग एक साथ बना दी। अब आइए बात करते हैं, रिएक्शन ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। ज़रा जल्दी से बताइए इसका नाम, IUPAC नेम, IUPAC नेम है 1,2-ईथेन डाइओल और कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये कौन है? इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। मेरा बेटा, इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। और पर आयोडिक एसिड पता है क्या क्या करेगा? क्लेवेज करेगा, क्लेवेज। मैंने जब आपको ये वाला रिएक्शन समझाया था,
तो एक आसान टेक्निक बताई थी, चूंकि आप लिख नहीं पाते इसलिए दोबारा देख भी नहीं पाते, इसलिए याद नहीं रह पाता आप। अच्छा मेरी बात सुनना, ये देखो मेरा बेटा, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल। उस वक्त भी मैंने आपको ये वाली टेक्निक बताई थी। जब आप इसका रिएक्शन HiO4 से करोगे तो क्लेवेज होगी, क्लेवेज। एक क्लेवेज तो ये वाली होगी, दूसरी क्लेवेज ये वाली होगी। एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ऑक्सीजन को लेकर बन गया H2O। अब मुझे बताओ, पर आयोडिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकल गया, बाकी बचा HiO3। आयोडिक एसिड क्या बना बेटा? आयोडिक एसिड। अब जल्दी से मुझे बताओ बचा क्या? टूटा फूटा ग्लाइकोल बचा। अच्छा, इस टूटे फूटे ग्लाइकोल को लिख रहा हूं, लिखूं? जरा मेरी बात सुनो, यहां लिख दूं? चलो प्लस यहां डाल देता हूं, लिख यहां देता हूं। एक टुकड़ा ये बचा और एक ये बचा। अच्छा अब जरा देखना, ये लिख रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, दो हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए। एक वैलेंसी ये वाली खाली हो गई और एक ऑक्सीजन की, क्या हुआ? डबल बॉन्ड बन गया मेरा बेटा, मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा इसका भी यही बनेगा, इसका भी यही बनेगा, मतलब 2 फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब 2 मीथेनल, मतलब 2 मीथेनल। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड बने 2, आयोडिक एसिड बन गया। दैट्स इट। जब हमने पढ़ा था उस वक्त ऐसे लिखा था। ओके, आइए आगे चलते हैं। डाउ प्रोसेस। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि डाउ प्रोसेस है क्या। कब पढ़ा था? दिमाग चैप्टर में जाना चाहिए फौरन। बेंजीन की प्रिपरेशन का प्रोसेस है ये, डाउ प्रोसेस पर। मेरा बेटा, मैंने जब आपको ये बात पढ़ाई थी, मैंने जब आपको ये बात समझाई थी, तो बेंजीन की प्रिपरेशन का पहला ही मेथड था ये। और बेंजीन की प्रिपरेशन का पहला मेथड डाउ प्रोसेस था। उसमें क्या किया था हमने? क्लोरोबेंजीन का कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन किया था, और कॉस्टिक सोडा भी 10%। क्लोरोबेंजीन का कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन किया था, क्लोरोबेंजीन का कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन किया था। बताओ बेटा क्या हुआ? बताओ बच्चों क्या हुआ था? एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ और बन गया HCl। मेरा बेटा, एक बॉन्ड ये वाला, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन टूटकर बन गया HCl। ऑक्सीजन जाकर यहाँ अटैच हो गया और बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद क्या हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन जाकर फिनॉक्सी से अटैच हो गया और बन गया फिनोल। बच्चों, इस मेथड को हम डाउ प्रोसेस कहते हैं। शुरू में मैंने गलती से कह दिया था कि बेंजीन की प्रिपरेशन का, नो, बेंजीन की प्रिपरेशन का नहीं, फिनोल की प्रिपरेशन का ये मेथड है, जिसको वर्डिंग के साथ पढ़ा था और नाम था इसका डाउ प्रोसेस। नंबर 4, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है, मैं आपको जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनना। और
आराम से, तहम्मुल से, पहले मेरी बात सुने। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को हीट करना है, बात ये कर रहा था। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। आप इसमें मिला दीजिए सोडा लाइम। आप इसमें मिला दें सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। जब इन दोनों को मिलाकर हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डी मतलब रिमूवल, कार्बन का और ऑक्सीजन का। डीकार्बोक्सिलेशन, पता है क्या होगा? बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। ये कैसे बन गया? इसका जवाब दे रहा हूं मेरा बेटा। ऐसे बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये पूरा सोडियम कार्बोनेट ही तो है। 2 सोडियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, सब के सब उठ के बाहर निकल गए। इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। अब बताओ बाकी क्या बचा मेरा बेटा? CH3 और H, और ये दोनों मिलकर बन गया मीथेन। चूंकि आपको डीकार्बोक्सिलेशन पता नहीं थी और कॉलेज के पेपर में पूछा हुआ है, तो मैं बिल्कुल तैयार करके लाया हूं। व्हेन सोडियम एसीटेट is heated with soda lime, a mixture of NaOH and calcium oxide। सोडा लाइम बता दिया क्या होता है। It undergoes decarboxylation resulting in the formation of methane and sodium carbonate। ये सोडियम एसीटेट और ये रहा सोडा लाइम। जब आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन हो गई और बन गया मीथेन। एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसने भी निकाला बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला। ऐसे रिएक्शन हमारे पेपर में भरपूर आते हैं, सारे ऐसे ही तो आते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मुनासिब समझें करना तो कर लीजिएगा। मेरा बेटा आपसे कह रहे हैं व्हाट हैपेंड व्हेन। ये लूले लंगड़े सवालात मत भेजा करो, इसका कोई उर्दू तर्जुमा भी नहीं हो रहा। आप कोई अपने दोस्त को मैसेज थोड़ी कर रहे हो, कुछ भी बोल दिया। आप अगर तर्जुमा करो व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब एसीटोन फ्रॉम एसिटाइलिन। पता नहीं क्या तर्जुमा है इसका, मेरी समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी इस जुमले से जो मैं समझाऊं वो मैं आपको समझा देता हूं। ओके मेरा बेटा, एसिटाइलिन से एसीटोन नहीं बन सकता। कुछ और लिखा हुआ होगा, पता नहीं मुझे क्या लिख कर दिया है। एसिटाइलिन में कार्बन 2 होते हैं, एसीटोन में 3 होते हैं। एसिटाइलिन से एसीटोन नहीं बन सकता। एसिटाइलिन से अल्डिहाइड बन सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको सही करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए इसका नाम क्या है?
इसका नाम एसेटाइलिन नहीं है, मीथाइल एसेटाइलिन। और वैसे प्रोपाइन, वैसे प्रोपाइन, सही है। अच्छा, तो मैंने ज़रा सा मीथाइल का इजाफा कर दिया ताकि जो बनना है वो तो बन जाए। अब आप इसकी करो हाइड्रेशन, अब आप इसकी करें हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन विद वाटर। आप इसका वाटर से रिएक्शन करोगे जब, तो 10% H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, कंटेनिंग HgSO4। बताओ बेटा क्या होगा? दो में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखो, दो में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बताओ क्या होगा? वाटर का हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, OH दूसरे कार्बन के साथ, ओके, ये बन गया इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म क्या होता है? जिसमें इन भी हो और ओल भी हो, उसको कहते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म बन गया। अब क्या होगा? अब मेरा बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला OH ब्रेक होगा। OH का H निकलकर कार्बन पे जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की फ्री होगी और एक इसकी, और OH का H शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन की और कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची और डबल बॉन्ड बन गया। समझ तो गए होंगे। CH3 बीच में कीटोन यानी एसीटोन। क्या आपने मेरी ये वाली बात सुन ली? तो आपने, मुझे तो इसका मतलब ये समझ में आया। और अगर एसेटाइलिन होता और हम यही वाला काम करते जो कि हमने पहले किया हुआ भी है, अगर एसेटाइलिन होता तो बनता इथेनल। अच्छा, अगर एसेटाइलिन रखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो एसीटल, एसीटल, ओके। इस नाम का दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। दोबारा से चेक कीजिएगा, पूरा सवाल भेजिएगा ताकि मैं खुद से समझ जाऊं। किसी लड़की ने ये भेजा है, इसके लिए मैंने मना किया था, और चलो खैर। और एक मोहतरमा तो ऐसी हैं जिन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी बहुत सारी, वो मुझसे कॉपी नहीं हो रही, तो वो मैं लगा भी नहीं सका, तो दोबारा कोशिश करवाऊंगा किसी से। तो आपसे ये वाली बात कर रहे हैं बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है किसी कॉलेज के पेपर का कोई पार्ट है ये, और इसमें निशान लगा के दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाई। आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाई लिखना है, किसका? इन सब का। और इन सब की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी प्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, कितना प्यारा नाम है, सेकेंडरी प्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी, कि ईथर का नाम जैसे ही आए फौरन ऑक्सीजन लगा दें, फौरन ऑक्सीजन। और एक तरफ सेकेंडरी प्रोपाइल, दूसरी तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल। और टर्शियरी ब्यूटाइल अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। और मेरा बेटा ये रहा सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो सेकेंडरी प्रोपाइल, और कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दी, ये बना।
IUPAC नेम तो इसका आप सभी जानते होंगे, ये नंबर 1 स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। नंबर 2 आइसोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल मेरा बेटा 1 2 3 4 5 हो गया आइसो। आइसोपेंटाइल अल्कोहल क्या करें, आइसोपेंटाइल अल्कोहल कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर दी, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम तो आपको इसका पता ही होगा। और बच्चों नंबर 3 देखना क्या है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, डाईफ्लोरोमीथेन, ये भी कोई स्ट्रक्चर है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है ना बेटा। बताओ डाईक्लोरो, एक क्लोरो दूसरा क्लोरो और डाईफ्लोरोमीथेन, इसी को तो कहते हैं CFC, फ्रियोन इंग्लिश में कहते हैं। और बच्चों 3 हो गए। नंबर 4 अल्फा बीटा डाईमीथाइल ब्यूटाइलडिहाइड, अल्फा बीटा डाईमीथाइल ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइल का मतलब 1 2 3 4, ये बन गया ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, ये कोई IUPAC नेम थोड़ी है। अच्छा अल्फा बीटा डाईमीथाइल, अल्फा कहते हैं उस कार्बन को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ये अल्फा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, और ये वाला कार्बन बीटा है। तो एक मीथाइल लगा दीजिए अल्फा पर और एक बीटा पर, ये बन गया अल्फा बीटा डाई मीथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। बच्चों नंबर 4 और नंबर 5 मेटाजाइलीन, मेरा बेटा एक होता है ऑर्थोजाइलीन, एक होता है मेटाजाइलीन। बहरहाल ये टोलुइन और ये मेटा पर एक और CH3, इसको कहते हैं मेटाजाइलीन। और बच्चों न्यूपेंटाइल फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट का मतलब O8, O8 मतलब एस्टर। ये देखिए बेटा नंबर 6, नंबर 6 मेरा बच्चा ये हो गया फॉर्मेट, मीथेनोएट को कहते हैं फॉर्मेट, मीथेनोएट को कहते हैं फॉर्मेट। और आगे लिखा हुआ है न्यू पेंटाइल, तो आप क्या करोगे बेटा, 1 2 3 4 5, एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस तो न्यू, ये बन गया न्यू पेंटाइल। बच्चों ये बन गया न्यू पेंटाइल फॉर्मेट, IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। और नंबर 7 डाईविनाइल एसिटिलीन, डाईविनाइल एसिटाइलीन, डाईविनाइल मेरा बेटा ये रहा एसिटाइलीन, ये रहा एसिटाइलीन। एक विनाइल इधर चिपका दो, एक विनाइल इधर चिपका दो, और अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हो सकता कि अब तक विनाइल ही याद ना हुआ हो। ये विनाइल और ये एक और विनाइल, ये बन गया डाईविनाइल एसिटाइलीन। और बच्चों देखना क्या लिखा है, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। बच्चों नंबर 8 1 2 3, ये बन गया प्रोपेनोइल, ये बन गया प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। ऐसे बहुत सारे किए हैं। आइसोवैलेरिक एसिड,
मेरा बेटा आइसोवैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड का मतलब होता है पेंटेनोइक एसिड। तो आप क्या बनाएंगे, 1 2 3 4, ये बन गया कार्बोक्सिलिक, और ये एक और कार्बन लगा दीजिए, 5 कार्बन हो गए, आइसोवैलेरिक एसिड। और अगर आइसो लिखा हुआ ना होता तो 5 कार्बन की चेन बनाते, आखिर में कार्बोक्सिलिक लगा देते। तो बेटा आइसोवैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड। और देखना नेक्स्ट कौन है मेरा बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल नियोपेंटाइल कीटोन। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ईथर का नाम आए तो फौरन ऑक्सीजन बनाओ, और कीटोन का नाम आए तो फौरन कार्बोनाइल बना दीजिए। तो आपसे बताइए, आपसे क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल नियोपेंटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये रहा सेकेंडरी प्रोपाइल, और ये रहा नियोपेंटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल नियोपेंटाइल कीटोन। ये कोई IUPAC नेम थोड़ी है। और मेरा बेटा वैलेंसियां तो खैर पूरी कर ही लेंगे आप। और बच्चों पायरोगेलोल नंबर 11, पायरोगेलोल आप सभी जानते हैं कि पायरोगेलोल ऑर्थोमेटा डाईहाइड्रोऑक्सीफिनोल को कहते हैं, पायरोगेलोल। और पायरोगेलोल के बाद देखना क्या लिखा हुआ है, बेंजामाइड। बच्चों बेंजामाइड क्या करेंगे, बेंजीन बनाएंगे और CONH2, बेंजामाइड। और बेंजामाइड के बाद देखना क्या है, बस ठीक है, ओके। बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर पूछ रहे थे, ये वाले स्ट्रक्चर। अच्छा, कॉलेजेस के पेपर में इतने आते हैं, और शायद लिखा हुआ है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाई ऑफ एनी 8। इसका मतलब ये हुआ आधे नंबर का एक, 4 नंबर का सवाल हुआ ना, तो आधे नंबर का एक हुआ। और अगर देखा जाए तो 4 नंबर के लिए इनमें से 8 लिखना कुछ भी तो नहीं है। खैर बच्चों, इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है एक्सप्लेन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म। देखना आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिक्यूलर एंड बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड ऑल्सो गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये हुआ कि यहाँ से दूसरा सवाल शुरू हो रहा है, यहाँ से एक्सप्लेन स्टेप वाइज मैकेनिज्म यूनिमोलिक्यूलर बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब अपनी मर्जी का SN1 SN2 मैकेनिज्म लिखना है। पैराग्राफ लिखने मत बैठ जाइएगा, अब आज ही तो किया आपने, ये काम कर लेना। उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू थायोल इनटू प्राइमरी अमाइन इनटू ईथर इनटू एस्टर। आपसे अल्काइल हैलाइड को इन चारों में कन्वर्ट करने का बोल रहे हैं।